बालकों, चलिए इसमें आज आप लोगों से एनपीओ के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को अपना जो भी कुछ अब तक पढ़ा है इसको समझने में और इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग अब तक बन पाई है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप अपने आप को चेक करेंगे और देखो कि आप उसके सही से आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसीडर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये 4 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली एक एनजीओ मानोगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो आखिर इनमें से किसको एनपीओ मानोगे? एक है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बी है कारपोरेशंस, सी है ऑडिट फर्म, डी है इंश्योरेंस कंपनी। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये सोशल कॉजेज़ के लिए होती है, चैरिटी करती है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है। तो एक ये हुई। दूसरी है कारपोरेशंस, जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट फॉर्म में इस्टेब्लिश हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो कोई भी कॉरपोरेशन जो सी से डिनोट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ऑडिट फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि उसके पार्टनर्स होते हैं, और ऑडिट फर्म का पर्पज़ होता है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसके मेंबर बनने के लिए या इसमें पार्टनर बनने के लिए सीए होना ज़रूरी होता है। तो इसका भी पर्पज़ कुछ अलग हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, जीआईसी, तो ये सब हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। इनका भी काम प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो इसमें सही है हमारा फर्स्ट वाला, दैट इज़ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए। अब इसमें वो बात कर रहा है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसका आखिर नेचर क्या है। तो एक एक बात हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी बात बताते हैं जिससे आपको पिछला रिवाइज भी हो जाए। नॉमिनल अकाउंट, हम नॉमिनल अकाउंट उनको बोलते हैं जिसमें इनकम और एक्सपेंस का हिसाब किताब रखते हो, उनको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। रियल अकाउंट्स में हमारी एसेट्स आ जाती हैं कि एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में हमारा प्रॉफिट लॉस बनता है और आप प्रॉफिट लॉस को इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में कंसीडर करते हो। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी बैलेंस शीट आती है और हम इसको लेकर के चलते हैं। तो इतनी बातें इसके केस में हुई। तो आपका ये वाला इसमें कौन सा सही है उसको आप देखें। तो दैट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ ए समरी ऑफ कैश बुक, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। तो आपका ये वाला इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है थर्ड। अब थर्ड में क्या कह रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ऑल द फॉलोइंग अकाउंट्स एक्सेप्ट द। अब जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये इनमें से वो कहता है कि सभी अकाउंट प्रिपेयर करता है एक्सेप्ट द, कुछ को छोड़ के। तो आखिर वो कौन से कुछ हैं जिनको वो छोड़ देता है, तो उसको ध्यान दीजिए। नंबर 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो भाई बनता है इसके केस में। दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाते हो? टू नो द डेफिसिट और सरप्लस। नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस इज इट कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ बैलेंस शीट भी बनती है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हमारा प्रॉफिट लॉस होता है। तो इस केस में हमारा ये आंसर सही है कि इनकम स्टेटमेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाती, क्योंकि इसे क्या निकालना है? डेफिसिट और सरप्लस, और उसके लिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनता। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इतने इस केस में थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के केस में अब आप आ जाएं तो वो क्या है देखो ध्यान से। नेक्स्ट में अब आपको मिलेगा, तो दिस इज़ पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर हमारा 4, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ग्रेटर है इनकम से तो वो क्या उसका रिजल्ट निकलता है? ध्यान समझिए, हमारी इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आएगा? लॉस हम शब्द किसके केस में यूज़ करते हैं? एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में। प्रॉफिट भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में यूज़ होता है। सरप्लस हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये कब लिखते हो? कि जब हमारा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से। लेकिन जो डेफिसिट है वो किस केस में लिखते हो? जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं इनकम से। तो इस केस में, फोर्थ के केस में हमारा डी करेक्ट आंसर है। तो डी को आप टिक कर दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट चलिए। फिफ्थ, रेंट एक्सपेंस of a non-profit organization paid in advance, which of the following is the correct classification of rent? तो करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट आपको देखना है, तो किस कैटेगरी में आएगा, किस में आप इसको देखेंगे वो चीज़ समझिए कि रेंट एक्सपेंस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेड इन एडवांस। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? पेड इन एडवांस, तो आपने उसको एडवांस में दे रखा है। तो कोई खर्चा जो कि हमारा करंट ईयर से रिलेट नहीं करता और आपने एडवांस में दिया है, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा, उसको प्रीपेड बोलते हो। तो प्रीपेड हमारे अकाउंट के जो 5 तत्व हैं उसमें किस कैटेगरी में आता है? वो बात ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट। तो इस केस में हमारा करेक्ट क्लासिफिकेशन रेंट एक्सपेंस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ पेड इन एडवांस क्या होगा? दैट वुड बी अवर एसेट, और उसको एसेट की कैटेगरी में आप लिखोगे। सो दिस इज एन एसेट, तो इसको क्या बोलेंगे? एसेट बोला जाएगा। तो बोलिए इसको एसेट और टिक करिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है एन एडवांस सिक्स्थ क्वेश्चन है एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज ए, कि अगर हमको अपने किसी मेंबर से एडवांस रिसीट हुई, किसकी हुई? ये हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जब आपको कोई एक इनकम एडवांस में मिलती है तो वो किस में कंसीडर की जाती है? वो हमारी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि वो हमको पहले से रिसीव हो गई और हम इस साल उसके इंटाइटल्ड नहीं थे। सो योर आंसर बी इज़ करेक्ट इन दिस केस। सो नेक्स्ट इज 7, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बेस होता है? क्योंकि हमारी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की इसने बात कर रखी है। हमारा होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, केवल 2 ही होते हैं। और तो उन 2 अकाउंट जो हम लोगों ने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये 2 बच्चों ने पढ़ रखे हैं 11th में आपका स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो बताई गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है? कैश सिस्टम, कैश अकाउंटिंग? बिल्कुल नहीं, ये कैश अकाउंटिंग पे नहीं होता। कैश अकाउंटिंग पे बेस होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के केस में हमको जो भी मिलता है उसको हम रिसीट में लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। ठीक इसी तरीके से जो भी हम पे करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे किए हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंसेस पे किए हो। बट इन केस ऑफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आप एक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब का ध्यान रखते हुए ये देखते हैं कि हमारा इस साल का एक्सपेंस क्या है। भले ही हमने पूरा पूरा खर्चा उसको पे किया हो या ना पे किया हो। ठीक इसी तरीके से इस साल की हमारी इनकम क्या बनती है ना, चाहे उसमें से हमें पूरी पूरी इनकम मिली हो या ना मिली हो। तो इनको जब कंसीडर करते हुए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो
तो दैट इज एक्रूअल अकाउंटिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज which of the following is regarded as apt to show the purchase of a fixed asset। तो इसमें एक परचेज आपने की है फिक्स्ड एसेट, उसके लिए मोस्ट सुटेबल क्या है? जो भी आपके स्टेटमेंट्स नीचे दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जब आप किसी एसेट को परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आता। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इससे भी उसका मतलब नहीं है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो इसका जाता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तो इसके रिलेवेंट आंसर्स 2 हैं, सी भी है और डी भी है। तो डी जो रिसीट पेमेंट है, इसमें अगर आपने कोई एसेट भी खरीदी है तो इसके पेमेंट में आएगी, बट ए सर्टेन कंडीशन इज देयर दैट इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश ओनली देन इट वुड बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। भले ही आपने ऐसे फिक्स एसेट खरीदी है, लेकिन इफ इट इज़ ऑन deferred payment basis, if the payment was not made, in that case it would not be recorded in receipt payment. But in all cases, whether it is purchased on cash basis or on credit basis, but it would be recorded in balance sheet. तो बैलेंस शीट इसमें एक ज़्यादा एक सही आंसर इसका लगता है, तो आप सी को टिक करिए, बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज which of the following is to be recorded as an income and expenditure account। अब यहाँ पे को कहता है कि इनमें से किसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ध्यान देना कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए फिक्स्ड एसेट। तो ये तो ठीक बात है, वो तो हुआ ही है। तो लेकिन जब ऊपर हमसे पूछ रहा है कि किस में आप रिकॉर्ड करेंगे, इज टू बी रिकॉर्डेड इन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड करोगे, तो ये भी उसमें नहीं आना है। नेक्स्ट देखो सी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है तो उस पर अगर हमको लॉसेज होते हैं तो एक्सपेंडिचर में लिखते हो, और अगर उसको बेचने में हमको प्रॉफिट होता है तो इनकम में आता है। और कितना पोर्शन आता है, इसमें आप सेल्स प्राइस देखोगे और साथ में उसकी बुक वैल्यू देखोगे कि आखिर उसकी बुक वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ सेल। जो आपने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, उसको थोड़ा ध्यान करो कि एसेट्स की बुक वैल्यू यानी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल क्या है और उसको हम कितने में सेल कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट हाइयर प्राइस देन द बुक वैल्यू, इट मीन्स देयर इज़ प्रॉफिट एंड दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट देखो, सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, अब आपने फिक्स्ड एसेट की सेल की तो वो तो सेल प्राइस हो गया, तो उसको तो रिकॉर्ड करने की बात नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम केवल उस पर प्रॉफिट या लॉस को ही रिकॉर्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th। अब इसमें दिया है ऑनरेरियम इज ए काइंड ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू ए पर्सन हु इज़ नॉट द एम्प्लॉई ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सही बात है कि ऑनरेरियम हम उसको पे करते हैं। ये किस तरीके का हमारा रेम्युनरेशन या एक्सपेंस है कि हम उस एम्प्लॉई को पे करते हैं, वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑनरेरियम पेमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑनरेरियम के पेमेंट के लिए? इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज इट इज़ recorded in the books of account, it is not recorded in books of account। तो इसमें तो भाई नॉट रिकॉर्डेड की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने कुछ पे किया है तो इसको कैसे नहीं रिकॉर्ड करोगे। भले ही वो कोई एम्प्लॉई था या कोई बाहर का था, लेकिन आपका पेमेंट हुआ तो कुछ नहीं तो रिसीव पेमेंट में तो जाना ही है इसको, तो ये तो बात नहीं, गलत हो गया। फिर बी, इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं, कोई इसके बदले में आप एसेट नहीं ले रहे हो, तो ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। It is a revenue expenditure, so your A is correct. Your answer A is correct in this case. Next one is the capital of a non-profit organization is generally known as। एक जो non-profit organization की कैपिटल है उसको किस नाम से बोला जाता है? इक्विटी, आप बिल्कुल नहीं यूज़ करते इक्विटी वर्ड। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटेड फंड, कैश फंड, फाइनेंशियल रिजर्व,
तो ये नहीं, बल्कि इसमें केवल बी सही है, दैट इज़ टर्म्ड एज एक्यूमुलेटेड फंड। तो आप कैपिटल फंड, जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड, ये इसमें वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो हमारा बी आंसर इस केस में सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज ये हमारा बताता है कि व्हेन कैश इज़ received for life membership which one of the following double entry is passed। अब आप समझिए ध्यान से कि जब हमको कैश मिला किसके रिगार्डिंग, लाइफ रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप, किसी मेंबर लाइफ मेंबरशिप ले रहा है और एक हमको लमसम अमाउंट रिगार्डिंग दैट वो पे कर रहा है, तो वो एंट्री क्या करी जाएगी इसकी बात करता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो आप कैश या बैंक को डेबिट करते हो, सबसे पहले तो उसको डेबिट होना है। और क्रेडिट हम देखेंगे कि आखिर हमें मिला क्या। तो जो मिला है जिस नाम से उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ हमको लाइफ मेंबरशिप फ़ी के नाम से मिला है। तो देखिए आपका कौन सा आंसर सही होता है। तो पहला दिया है, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ए सबसे लास्ट में दिया है कि कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, बी दिया है लाइफ मेंबरशिप डेबिट एंड कैश क्रेडिट, नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और डी दिया है कैश डेबिट एंड लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट। तो इसमें मोस्ट सुटेबल डी है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इसमें कैश क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में लाइए कि हमको तो कैश मिला है तो उसको तो डेबिट होना ही होना है। और फिर देखना है किसके रिगार्डिंग मिला, कि हमको क्या हॉल रेंट का मिला, क्या लॉकर रेंट का मिला, नहीं, हमें किस लिए मिला, फॉर लाइफ मेंबरशिप फ़ी। सो दैट डी इज़ करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट आइए 13, इसमें है XYZ क्लब हैज़ ए बार दैट मेंटेन ए सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट। जनरली क्लब के केस में कोई अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की, वहाँ कोई रेस्टोरेंट खोल दिया उसने, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स आते जाते हैं तो उनको सबकी भी ज़रूरत होती है, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसने एक बार वहाँ पे है क्लब में। सो दैट मेंटेन्स ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन बार ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो इस बार ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, वो एक अलग अकाउंट बार का अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए आप एक अलग उसकी दिखा देते हैं। उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो देखिए भाई आपका इसमें कौन सा सही होता है। ए कहता है प्रॉफिट और लॉस इज़ डायरेक्टली सोन इन बैलेंस शीट, रॉन्ग। प्रॉफिट और लॉस इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बात सही लगती है। तो हमारा इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लो क्या है, प्रॉफिट और लॉस इज़ क्रेडिट इन इनकम स्टेटमेंट। तो भाई हम इनकम स्टेटमेंट तो बनाते नहीं, ये कोई हमने प्रॉफिट लॉस तो बनाते नहीं, तो इसकी भी बात गलत हो गई। प्रॉफिट और लॉस इज़ एडेड टू एक्यूमुलेटेड फंड, इसकी भी बात सही नहीं है, इसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं भेजते। इस पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो चलिए हमारा इसमें बी सही था। नेक्स्ट देखो 14th क्या कहता है। 14th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अकाउंटिंग इक्वेजन फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने लास्ट ईयर अकाउंटिंग इक्वेजन पढ़ी और वो हमारा अकाउंट का बेस है, तो आपको याद होगा एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड तो कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से कहा जाता है, तो वो तो बात यहाँ बनेगी नहीं। तो देखें इसमें कौन सा सही है। इसमें हमारा पहला दिया है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, दूसरा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट, वो तो इधर का उधर लिख दिया, कुछ नहीं किया इसने। नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड फंड प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो भाई यही सूट कर रहा है, देखें आप ध्यान से, एक्यूमुलेटेड फंड, जनरल फंड या कैपिटल फंड एक ही बात। तो ये प्लस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स, तो आपका इसमें सी आंसर करेक्ट है। तो चलें अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15। ये क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट एट अर्नड इज़ कंसीडर्ड एज ए ऑब्लिक एन। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन जो कि अभी हमने अर्न नहीं किया है, मतलब अभी हमारा अराइज नहीं हुआ है, अभी हमारा ड्यू नहीं है। और सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन होती है हमारी इनकम। तो अगर इनकम हमारी ड्यू नहीं हुई और हमको रिसीव हो गई, तो भाई आप उसको किस में कंसीडर करोगे, क्योंकि अगर कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो दैट इज़ ट्रीटेड एज अनअक्रूड। तो आप लोगों को अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन तो याद ही होगा।
तो अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन हम क्या लेकर के चलते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस, क्योंकि अभी हम उस इनकम के इंटाइटल्ड नहीं हैं और वो इनकम अगर हमको रिसीव होती है सो दैट इज़ ए लाइबिलिटी। और अगर लाइबिलिटी है तभी तो आप लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया होता है अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन। तो आखिर अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन है क्या? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज़ नॉट एट ड्यू बट सम मेंबर्स हैज़ पेड। कुछ मेंबर्स हैं बड़े उत्साह में हैं कि भाई लीजिए हमसे एडवांस भी ले लीजिए, तो एडवांस की अगर इनकम हमको कुछ रिसीव होती है सो दैट इज़ ए लाइबिलिटी फॉर अस। तो इसको आप लोग बाबूजी लाइबिलिटीज़ में लिखोगे तो आपका आंसर बी सही हुआ। अब आ जाएं हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कहता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड $10,000। उसको भाई अमेरिकन फर्म है, ये फर्म नहीं बोल सकते भाई, अमेरिकन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें डॉलर्स की बात हो रही, $10,000 इसको रिसीव हुए। रिसीव दिस एज द एंट्रेंस फ़ी ऑफ ए न्यू मेंबर। न्यू मेंबर की एंट्रेंस फ़ी पे उससे कहा गया कि भाई आपको $10,000 देने हैं, उसने दिया एंट्रेंस फ़ी का। फिर आगे कहता है इफ़ 20% ऑफ द फ़ी हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। अब अगर हम कुछ भी हमें रिसीव हुआ, मान लिया एंट्रेंस फ़ी है, तो एंट्रेंस फ़ी का वो कहता है 20% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का क्या सेंस होता है, 20% ऑफ दिस इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल फंड, कैपिटल फंड, है ना। तो अब बाकी कितना बचा, 80%। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ़ी नीड्स टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप कितनी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम अपनी रेवेन्यू रिसीट लेते हैं। कोई भी अगर कैपिटल रिसीट है दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, और अगर उसने दे रखा है कि कोई एंट्रेंस फ़ी है और एंट्रेंस फ़ी का 20% इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, सो रेस्ट अमाउंट ऑफ दिस इज़ टू बी ट्रांसफर्ड एज योर इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितना ले जाएंगे, हम 8,000 ले जाएंगे, क्योंकि 10,000 का 20%, 2,000 तो चला गया कैपिटल फंड में और उसको कैपिटलाइज कर दिया गया, तो बाकी बचा हुआ इसमें आया। तो बच्चों इतने क्वेश्चंस ये थे। अब इसमें आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड ही पूरी हमारी अकाउंटिंग में चलता है। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो आपको फिर क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना होता, आपके दिमाग में बिल्कुल ये 5 तत्व बैठ जाते हैं। कौन कौन से, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। तो बस इतनी बातों के बेसिस पे आप इन एंगल से कुछ भी देखोगे तो आपको अकाउंट्स सबसे आसान सब्जेक्ट नज़र आएगा और आप लोग बिल्कुल छापते चले जाओगे। तो ठीक है, और इसमें आप लोग खूब आगे बढ़िए, और अगर आपको ये पसंद आए तो भाई लाइक करिए। तो चलें अब हम लोग नेक्स्ट फिर कुछ बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।